नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनतक, उत्तर प्रदेश की बात अजय पटेल के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारी जो मेहमान हैं उन्हीं की लिखी हुई पंक्तियों से मैं अपने इस चर्चा को शुरू करने जा रहा हूं। वो नफरत बेचते हैं, द्वेष का व्यापार करते हैं, मगर जो प्यार करने वाले हैं वो प्यार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, क्योंकि यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। इस पंक्ति को लिखने वाली गोरखपुर विश्वविद्यालय की पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर चेतना पांडे जी आज हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर सदर विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी भी कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इन्हें अपना प्रत्याशी घोषित करती है तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कांग्रेस की तरफ से टक्कर देती हुई दिखेंगी। साहित्य की एक कलम, साहित्य की एक पुजारीन। आइए हम बात करते हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर डॉक्टर चेतना पांडे क्या सोच रखती हैं और सदर विधानसभा के लिए इनकी क्या सोच है, या कांग्रेस को क्यों सत्ता में वापस लाना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी। धन्यवाद। हम सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है कि 2017 में एनडीए की गठबंधन वाली बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में आती है। लगभग कार्यकाल बीत चुका है, आचार संहिता लागू हो चुका है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। किन मुद्दों पर आप इस सरकार को घेरेंगी? आखिर यह सरकार कहां नाकाम रही? देखिए, सरकार ने जितने भी वादे किए थे, 17 में जितनी बातें की गई थी, जितना आश्वासन दिया गया था, उन सारी चीज़ों में सरकार फेल रही। उन सारे वायदों को सरकार पूरा करने में नाकामयाब रही। चाहे वो रोजगार देने के विषय को लेकर के हो, चाहे अन्य जो भी मुद्दे हों, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, या अन्य जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं। परीक्षाओं की शुचिता को लेकर के सवाल उठाए जाते थे पहले, और मुझे लगता है कि कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जो लीक ना हुआ हो। ये और बात है कि कुछ को लीक माना ही नहीं गया, लेकिन कोई भी ऐसा पेपर नहीं हो, कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई जिसमें कहीं से कोई गड़बड़ी धांधली नहीं हुई है। आप गोरखपुर में अगर आए तो सीधे सीधे यहीं से पक्षपात के तमाम उदाहरण नजर आते हैं। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का उदाहरण उठा लीजिए। नियुक्तियों में किस तरीके से कुछ गिने लोगों को, कुछ चिन्हित लोगों को चुना गया और बहुत सारी प्रतिभाओं का नुकसान हुआ। इससे बहुत सारी प्रतिभाओं को दरकिनार किया गया। तो ये तो केवल गोरखपुर की मानगी है, पूरे प्रदेश में यही कहानी चली है। और इन सारी चीज़ों से लोग परिचित हैं, नौजवान परिचित हैं, और सभी प्रौढ़ लोग भी, सभी लोग परिचित हैं। तो निश्चित रूप से वो अपने सभी वादों में फेल रहे हैं और इसका असर इस चुनाव पर नजर आएगा। अगर आप 2022 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर सदर से लड़ने की पहले से अगर आपने तैयारी की हुई है और आप लगातार संघर्ष करती हुई दिख रही हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ से चुनाव लड़ने की घोषणा के पहले आपका हौसला कहाँ था, और चुनाव घोषित इनका टिकट यहाँ से फाइनल होने के बाद आपके हौसले में क्या कोई अंतर आया है, या आपके अंदर और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ी है कि जब सामने प्रतिद्वंदी दमदार हो तो लड़ाई भी मजेदार होती है? क्या सोच रखती हैं आप? देखिए, निश्चित रूप से दूसरा वाक्य आपका ज़्यादा आकर्षक है। जब प्रतिद्वंदी दमदार होता है तो लड़ाई मज़ेदार होती है, और हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। देखिए, जो ज़मीन से निकल के आते हैं ना, हम लोगों को विरासत में कहीं कुछ मिला नहीं है। न तो कहीं की महंती मिली है विरासत में कि फलां के शिष्य हैं, न किसी नेता की संतान हो। तो जो कुछ भी बनाया गया है अपने दम पे, अपनी क्षमता पे बनाया गया है, तमाम बड़ों के आशीर्वाद से, तमाम आप जैसे शुभचिंतकों की मंगल कामना से। और 24 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ाई करने आ सकती हूँ, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ सकती हूँ और विश्वविद्यालय की छात्र संघ उपाध्यक्ष बन सकती हूँ सर्वाधिक वोटों से। आप जैसे तमाम बंधुओं ने बनाया, तो अब तो पानी काफ़ी बह चुका है, समय आगे निकल चुका है। ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी और अच्छे से लड़ी जाएगी। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे ऊपर किसी तरह का दबाव है, क्योंकि कोई इस तरह का ब्लेम मेरे ऊपर नहीं है। कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि मैंने किसी जनता को कोई वादा किया और उस वायदे का पालन न किया हो, कहीं किसी तरह बेईमानी का कोई आरोप, कहीं कोई चीज़। चाहे आप मेरी कविताओं के माध्यम से देख लीजिए, चाहे जनसंघर्ष का मामला देख लीजिए, लगातार जितने भी आम जन से जुड़े हुए इशू रहे हैं, मुद्दे रहे हैं, मैंने जो लिखा है
उसको ज़मीन पर जीने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि केवल कविताएं लिखी और बाकी कट के एसी में बंद होके और पसीने की बात लिखना, ऐसे नहीं। मैंने जहाँ लड़ाई लड़नी है जनता के लिए वहाँ लड़ाई भी लड़ी है, और जहाँ साहित्य के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जनता के लिए काम करना हुआ है वहाँ भी ईमानदारी से किया है। अगर आपके जाति की बात की जाए, आपके जमात की बात की जाए, जहाँ से आप आती हैं, साहित्यिक जाति, साहित्यिक आपकी जो जाति है, जो विचारधारा है, आप साहित्य से आती हैं, आपकी पहचान साहित्य से है। साहित्य से डॉक्टर चेतना पांडे क्या देखती हैं कि उत्तर प्रदेश का चाहे विधानसभा हो, चाहे हमारे भारत की संसद हो, यहाँ साहित्य में और कविताओं में मुख्य रूप से युवा कवियों में जो सबसे प्रमुख चेहरा रहे, जिन्होंने कविता के दृश्य को, कवियों के जीवन को ही बदल दिया, डॉक्टर कुमार विश्वास, और एक बड़े आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। कहाँ जाकर साहित्य फेल हो गई, या साहित्य इस राजनीतिक सांचे में फिट नहीं बैठ पा रही है। इस डॉक्टर कुमार विश्वास वाले प्रकरण को एक साहित्यिक तौर पे आप क्या देखती हैं? देखिए, चुनाव हारना जीतना ये सफलता का पैमाना नहीं है। ये बहुत छोटे संदर्भ में आप देख सकते हैं। ये तो कहेंगे ना कि एक जो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उसमें एक साहित्यकार ने शिरकत की, कुमार विश्वास, जो एक तरीके से इस पीढ़ी के आप कहेंगे कि वाचिक जो परंपरा है, जो मंचीय परंपरा है, उसके प्रतिनिधि कवि हैं, और उन्होंने उस पूरी की पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बड़े आंदोलन में, एक सामाजिक आंदोलन में शिरकत की, और उसका प्रभाव भी पड़ा देश की राजनीति पर। कम से कम प्रदेश की राजनीति, दिल्ली की राजनीति तो कम से कम उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। तो साहित्यकार अपना काम तो करता ही, और मैं इसे सफलता मानूंगी। चुनाव भी अगर उनका मन लगता और राजनीति में सक्रिय रहते, या भविष्य में हो सकता है कहीं सक्रिय रहें, तो हो सकता है किसी बहुत बड़े स्तर पर पहुँचें। और अटल जी उदाहरण हैं, आप उनको कैसे भूल सकते हैं। ठीक है कि अलग अलग विचारधाराओं की राजनीति है, लेकिन ये तो सही है कि उस तरह के व्यक्तित्व को पसंद किया जाता रहा है और पसंद किया भी जाता रहेगा, क्योंकि साहित्यकार आम जन के मन की ही बात करता है, आम जन का दर्द ही लिखता है, आम जन की पीड़ा को ही लिखता है। और मुझे लगता है कि अन्य लोगों के तुलना में शायद वो ज़्यादा संवेदनशील होता है, वो ज़्यादा महसूस करता है। उसको अगर अवसर मिलेगा तो वो उस भाव को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करेगा और उन समस्याओं को दूर करने के लिए ज़्यादा ढंग से काम कर पाएगा। तो मुझे लगता है साहित्यकार का, कवि का राजनीति में आना अच्छा है, और सफलता की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न यहीं से होके आता है। आम जनमानस की आपने बात कहा, आम जनमानस की वर्तमान में पीड़ा जिसे आप महसूस कर पा रही हो, मुख्य पीड़ा क्या है इस समय वर्तमान में आम जनमानस? चूंकि बीजेपी के जो लोग हैं वह कह रहे हैं जनता एकदम खुशहाल है, राम राज्य चल रहा है। आपको आम जनमानस में अभी पीड़ा दिख रही है कि नहीं, राम राज्य ही चल रहा है? बीजेपी के लोगों से पहले पूछा जाना चाहिए कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। गोसाई जी ने राम राज्य की जो परिकल्पना की, दैविक दैहिक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का कष्ट समाज में न हो, सब में आपस में प्रेम हो, सब अच्छी आयु जिएं, आरोग्य हो, जितनी चीज़ें नकारात्मक हैं वे नकारात्मक चीज़ें समाज में न हो, आपसी तालमेल हो। आप बताइए कि इनमें से क्या है जो है? धर्म के नाम पे संघर्ष बढ़ा है, लिंचिंग बढ़ी है, जातीय संघर्ष बढ़ा है, और पहली बार जिसको ये राम राज्य कह रहे हैं, इस तथाकथित राम राज्य में पहली बार भगवान राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की वल्दियत ही बदल दी एक नेता ने। तुष्टीकरण की सही परिभाषा वास्तव में ये होती है, जिन मुद्दों को लेकर के कोई पार्टी राजनीति में अपना अस्तित्व बनाती हो। सबसे ज्यादा तो हमारे राम छले गए, हालांकि राम को कोई क्या छलेगा। कैसे राम चले गए? राम हमारे इसलिए चले गए, राम को छलने की तो सामर्थ्य ही किसी में नहीं है। राम का मंदिर इन्होंने बना दिया, इनका वादा था। राम का मंदिर इन्होंने क्या बनाया, वो कोर्ट के आदेश से बना है और जन सहयोग से बना है। उसमें सभी दलों के लोगों का सहयोग है, आम जनमानस का सहयोग है, सबने चंदा दिया है। तो पहली बात तो ये कह नहीं सकते कि हमने राम मंदिर बनाया है। दूसरी बात, राम मंदिर को लेकर, चंदे को लेकर के, राम मंदिर की भूमि को लेकर के जिस तरह के घोटाले आए सामने, अब ठीक है कि सरकार उनकी है तो सब कुछ छिपा लिया जाए, लेकिन सत्य तो यही है कि सारी जनता जानती है। अयोध्या जाके टहल आइए, क्या क्या हो रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगी आपके।
और दूसरी चीज़ है, भगवान राम, पहली बार कहा गया कि भगवान राम के पिता दशरथ थे ही नहीं, कोई और था। बड़े वैज्ञानिकता के साथ उनके एक घटक, हाँ, सहयोगी दल के एक नेता कहते हैं। तो अब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई इस पर सवाल ही नहीं करता कि भाई ये कहाँ से आया, किस ग्रंथ में लिखा गया। अगर वो कह रहे होंगे तो किसी तर्क के आधार पर कह रहे होंगे ना, पूछा जाना चाहिए। ये अगर मुझे मौका मिला और जिन नेता की आप बात कर रही हैं, अगर उनसे मुझे मौका मिला तो मैं यह प्रश्न उनके सामने जरूर रखूंगा और उनका यह तर्क जरूर जानने का प्रयास करूंगा। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल पर। गोरखपुर विधानसभा की जो ये सीट है, राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ से विधायक हुआ करते थे बीजेपी के। पिछले कुछ प्रकरणों में देखा गया कि मुख्यमंत्री से सीधे सीधे उनका संघर्ष सामने आया जनता के लिए, और हो सकता है चाहे उसको सजा मिला हो या जो भी चीज़ कहा गया हो, यह तो भाजपा नेतृत्व जाने, लेकिन एक आम जनमानस डॉक्टर चेतना पांडे को क्यों चुने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजाय डॉक्टर चेतना पांडे को क्यों चुने? आम जनमानस, पहली बार तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 98 से लगातार आजमा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक दूसरे राज्य से आए, हमारे गोरखपुर की एक पीठ के उत्तराधिकारी हुए, कालांतर में महंत हुए, लगातार सांसद हुए। गोरखपुर ने उनको पूरा सम्मान दिया, मैं भी उनका सम्मान करती हूँ, एक महंत के तौर पर, एक पूर्व सांसद के तौर पे, एक निवर्तमान मुख्यमंत्री के तौर पे। लेकिन सवाल ये है कि क्या गोरखपुर की धरती में इतनी उर्वरा शक्ति नहीं है कि अपने यहाँ के भी बेटी बेटियों को कभी जनप्रतिनिधि बनने दें? और किसी को अवसर देंगे तब तो समझ में आएगा कि अगला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन्हीं चीज़ों में जकड़े रहेंगे, वही सारी चीज़ें जो परंपरागत चलती रही हैं, अगर वही चलती रहें तो फिर अंतर पैदा कैसे पता चलेगा? भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार सांसद रहे, 5 वर्ष मुख्यमंत्री रह लिए, कम से कम प्रदेश की शीर्ष नेतृत्व पे रहे हैं वो। अब तो वो ये कह नहीं सकते कि मेरे पास ये पावर होता तो मैं ये करता। उसके बाद आप देख लीजिए, जल निकासी के प्रबंधन को देख लीजिए, आपने लॉ एंड ऑर्डर देख लिया, यहीं गोरखपुर में क्या क्या हुआ, कई सारी हत्याएं हुई, लड़कियों के साथ जिस तरह की चीज़ें हुई, और तमाम जो आरोप तरह तरह के लगते हैं, मैं उनके बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहती हूँ, लेकिन उन सारी चीज़ों में नाकामयाब रहे हैं तो जनता आजमा चुकी है। बिजली व्यवस्था, सपा बड़े जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में यह मुद्दा उठा रही है और उसके कार्यकर्ता भी जगह जगह यह मुद्दा उठा रहा है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। और भाजपा ने आधा किया है, बल्कि दूसरे रास्ते से किया है। लोगों को सीधा नहीं समझ में आ रहा है कि किस विभाग में उसने हाफ करने की बात की है। नलकूप और सिंचाई वाले में कहा है कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे। कांग्रेस बिजली वाले मामला में कहाँ है? कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है इस प्रदेश के लिए, और सीधे सीधे घोषणा 2022 विधानसभा चुनाव को लेके कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ चुका है और उसमें उन्होंने रोजगार को लेके बहुत बढ़ चढ़ के बात किया है कि रोजगार हमारा सबसे मुख्य मुद्दा होने जा रहा है। बिजली पे क्या राय है आपकी? बिजली व्यवस्था पे क्या बिजली बिल माफ होना चाहिए या जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए? नहीं, माफ और बहुत ज़्यादा के बीच का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। पूरी के तरीके से माफ से भी समस्या है, राजस्व की समस्या आएगी, और बहुत ज़्यादा होने से भी दिक्कत आएगी। तो कोई मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। कुशल प्रबंधक वो होता है जो सभी चीज़ों को, जैसे हमारे घर में एक आय होती है, कितना पैसे की अर्निंग है, उस आधार पे हम तय करते हैं कि इस मद में इतना, इस मद में इतना, इस मद में इतना, तो उस तरह का प्रबंधन होना चाहिए। तो इसी स्तर से मैं बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी व्यावहारिक दिक्कतें दोनों पक्ष से हैं। और सपा का जहाँ तक सवाल है तो सपा क्या सोच रही है, सपा अपने हिसाब से बताएगी। कितना सीट कांग्रेस पा रही है आपके हिसाब से, क्या अनुमान? क्योंकि सपा कह रही है कि हम 400 सीट ला रहे हैं, 3 केवल बीजेपी पा रही है। बीजेपी कह रही है हम 400 सीट ला रहे हैं, सपा केवल 3 सीट ला रही है। कांग्रेस कहाँ है इन दोनों लड़ाई के बीच में? सपा 403 पा रही है, 400 पा रही है, भाजपा 3 पा रही है, हो सकता है भाजपा 500 पा रही है। सब अपना कुछ भी पाया जा सकता है जब मुंह से पाना है। कांग्रेस कहाँ खड़ी है इस? देखिए, मैं न तो राजनीतिक विश्लेषक हूँ, न मैं ज्योतिषी हूँ,
तो ठीक ठीक मैं ये तो नहीं कह सकती कांग्रेस की कितनी सीटें लाएगी, लेकिन कांग्रेस बहुत बेहतर स्थिति में रहेगी पहले से। ये माना जाए कि पिछले चुनावों से बेहतर होगी कांग्रेस की स्थिति। निश्चित रूप से होना चाहिए। जनता अगर उस बात को समझेगी, देखिए आपने भी देखा है, साक्षी हैं, सड़क पर उतर के जनता के मुद्दों को लेकर के, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, कांग्रेस ने जिस तरीके से संघर्ष किया है उस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय लल्लू भैया ने भी, सभी लोग इन रोड पर उतर के, एक आम कार्यकर्ता से लेके और टॉप लीडर्स तक सबने लड़ाई लड़ी है, जमीनी स्तर पे लड़ी है, केवल सोशल मीडिया पे नहीं। बूथ स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत है? बहुत अच्छी है, संगठन बना है और बूथ स्तर तक हमारे पास कार्यकर्ता मौजूद हैं। गोरखपुर जिले में कितनी सीट लग रहा है कि ठीक है कांग्रेस मजबूत दिख रही है? मैं फिर वही बातें कहूँगी, मैं फिर वही कहूँगी कि न तो मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, न मैं लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, तो संगठन के तौर पे आपको लग रहा होगा कि हमारा संगठन पहले की अपेक्षा अब यहाँ पर मजबूत लग हुआ है। निश्चित तौर पे अच्छा प्रदर्शन रहेगा और सीटें आएंगी, अच्छी खासी सीटें आएंगी, और मैं चाहती हूँ और मुझे विश्वास भी है कि सरकार बनेगी। प्रियंका गांधी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी? अब ये तो पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी, चलिए कोई बात नहीं। गोरखपुर बने तो अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी है। प्रियंका गांधी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और अभी तक उन्होंने जितना प्रत्याशियों का सूची जारी किया है उसमें उनकी जो बात है 40% महिलाओं की भागीदारी, यह देखने को मिल रही है अभी तक। और उनके जो प्रत्याशियों में है अत्यधिक पीड़ित वर्ग, जो किसी घटना में पीड़ित हुआ है, चाहे जो महिला रही हो। अभी एक अभिनेत्री को उन्होंने टिकट दिया जिस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी बवाल भी मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है। तो इस मामले को देखा जाए तो आपका दावा बड़ा मजबूत नज़र आ रहा है सदर विधानसभा गोरखपुर से। तो क्या लग रहा है, उम्मीद कि टिकट पार्टी तय करेगी, जो मेरे नेतृत्व का आदेश होगा वो किया जाएगा, लड़ने के लिए कहेंगे लड़ा जाएगा मजबूती से। चुनाव निशान क्या होगा आप लोगों का? चुनाव निशान इसलिए पूछा हूं कि जैसे कि जब नेताओं को जब टिकट नहीं मिलता है तो चुनाव निशान से ही नफरत होने लगती है, तो इसलिए मेरा यह प्रश्न था कि चुनाव निशान क्या होगा चाहे कोई भी परिस्थिति हो। चुनाव निशान पंजा होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो ऑन द कैमरा डॉक्टर चेतना पांडे कह रही हैं कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव निशान हाथ का पंजा ही होने वाला है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में इनके विचारों को सुनकर जो आम जनता है वह तय करे कि सत्ता का सिंहासन किसे सौंपना है। उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य के लिए ऐसे ही और वीडियो के लिए आप बने रहिए जनतक पर। उत्तर प्रदेश